हाँ जी, नमस्ते, राधे राधे। वंदे मातरम। फ्रांस की क्रांति हम लोग पढ़ रहे थे और आज फ्रांस की क्रांति के घटनाक्रम को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। फ्रांस की क्रांति जो हमने शुरू की थी उसके कुछ घटनाक्रम को हमने पहले पढ़ा था। इसी घटनाक्रम को यदि हम लोग बांटना चाहें तो 4 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। आपके सामने जो स्लाइड है इसमें दिख रहा होगा। सबसे पहला फेज इसका होता है नेशनल असेंबली, दूसरा लेजिस्लेटिव असेंबली, तीसरा नेशनल कन्वेंशन और चौथा द डायरेक्टरी। इन्हीं चारों फेजेस की हम लोग बात करेंगे, चारों चरणों की बात करेंगे। इस पीडीएफ से आपको नोट्स बनाने में भी थोड़ी आसानी रहेगी यदि आप नोट्स बनाते हैं। पीडीएफ जो बनाई गई है, ये जो पीपीटी आपके सामने है वो पूरी इंग्लिश में है, लेकिन जो हिंदी है उसकी हम बताते रहेंगे आपको। हिंदी वाले हिंदी के हिसाब से देख सकते हैं। अब ये जो 4 फेजेस आपके सामने हैं इनकी हम एक एक बात करेंगे। आपको एक एक फेज को, एक एक चरण को समझते चलना है और कौन से चरण में क्या परिवर्तन आ रहे हैं उसको नोट करते हुए आपको पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सबसे पहले इन चारों चरणों की एक एक की बात करेंगे हम। पहले चरण की अगर हम बात करें तो जैसा कि इसमें दे रखा है, जो यहां पर पहला पॉइंट है अपना नेशनल असेंबली, हम इसी की बात करेंगे। और नेशनल असेंबली आपको याद होगी, थर्ड एस्टेट जो स्टेटस जनरल हुआ करती थी फ्रांस में, उसके थर्ड एस्टेट ने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित किया था। तो पहला पॉइंट जो है नेशनल असेंबली वाला जो पॉइंट है इसकी हम बात करने जा रहे हैं। नेशनल असेंबली के समय को या इसके घटनाक्रम को हम 3 पॉइंट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इसका डिस्प्यूट बिटवीन किंग एंड नेशनल असेंबली, यानी राजा और राष्ट्रीय सभा के बीच विवाद। कौन कौन से विवाद इस समय रहे उनकी हम चर्चा करेंगे। दूसरा पॉइंट इसका है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, यानी प्रशासनिक सुधार। कौन कौन से प्रशासनिक सुधार इस समय किए गए थे, हम उनकी बात करेंगे। और फिर तीसरा पॉइंट है इसका न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया संविधान नेशनल असेंबली के द्वारा बनाया गया था। हमने पहले भी बात की है कि 9 जुलाई को नेशनल असेंबली ने अपने आप को संविधान सभा घोषित किया था और फ्रांस का संविधान बनाने का काम अब थर्ड एस्टेट, जो कि बाद में नेशनल असेंबली और अब संविधान सभा बन चुकी थी, वो कर रही थी। तो उसने एक नया संविधान बनाया था। इस पहले में नेशनल असेंबली वाले फर्स्ट फेज में भी हम पहले पॉइंट की बात करेंगे, क्योंकि पहला पॉइंट है इसमें डिस्प्यूट बिटवीन किंग एंड नेशनल असेंबली, यानी नेशनल असेंबली और राजा के बीच में कौन कौन से विवाद थे, हम उसकी सबसे पहले बात करेंगे। इसमें जो विवाद थे या इस समय के विवादों की हम बात करें, कौन कौन से डिस्प्यूट्स थे, हम पहले एक बार कुछ तारीख जो है, कुछ डेट्स जो है वो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं। एक डेट थी अपने 5 मई। 5 मई को एस्टेटस जनरल का अधिवेशन शुरू हुआ था और एस्टेटस जनरल में 3 एस्टेट हुआ करते थे, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट और थर्ड एस्टेट। थर्ड एस्टेट ने इस समय डिमांड की थी कि तीनों सदनों की या तीनों एस्टेट की एक साथ मीटिंग होनी चाहिए और जो भी फैसला लिया जाए वो तीनों के बहुमत से लिया जाना चाहिए। उनकी इस डिमांड से बहुत ज्यादा डिस्प्यूट पैदा हुआ था, क्योंकि 2 एस्टेट, फर्स्ट और सेकंड एस्टेट जो थे, उनको प्रिविलेजेस मिले हुए थे, यानी उनको विशेषाधिकार मिले हुए थे। इस कारण से उन दोनों ने विरोध किया और राजा ने भी उनका समर्थन किया था। इस डिमांड को लेकर विवाद शुरू होते हैं और ये विवाद चलते रहे। उसके बाद में अगली डेट हमें जो याद रखनी है वो मेन जो आती है वो 20 जून आती है। 20 जून वाली डेट आपको पता है, टेनिस कोर्ट की शपथ, टेनिस कोर्ट ओथ, कि जब थर्ड एस्टेट के सदस्य सभा कक्ष में जाते हैं, सभा के लिए जाते हैं, तो सभा कक्ष के दरवाजे बंद है, उसके ताला लगा हुआ है। उसे देखकर
एक बार निराश होते हैं, लेकिन उसके बाद में ये पास में ही बने हुए टेनिस कोर्ट के मैदान में जाते हैं, टेनिस कोर्ट में जाते हैं और वहां जाने के बाद में शपथ लेते हैं। उसको हमने टेनिस कोर्ट की शपथ कहा था। एक 20 जून वाली बात है। उसके बाद में इनका जो संयुक्त अधिवेशन होता है 23 जून को होता है, जो कि एक शाही अधिवेशन भी होता है। लेकिन 23 जून को राजा ने स्पष्ट कर दिया था कि आगे से संयुक्त अधिवेशन नहीं होंगे और जो विशेषाधिकार है पादरी वर्ग के और सामंतों के, यानी नोबल क्लास और जो क्लेर्जी क्लास है, इनके जो विशेषाधिकार है वो बने रहेंगे। यह विवाद और गहराता गया। अंत में 27 जून को राजा को संयुक्त अधिवेशन वाली बात को मानना पड़ा, यानी हम ये कह सकते हैं कि थर्ड एस्टेट की डिमांड को इस समय मान लिया गया था। फिर 9 जुलाई को थर्ड एस्टेट जो था उसने स्वयं को संविधान सभा घोषित कर दिया था। 11 जुलाई को जो वित्त मंत्री था, फाइनेंस मिनिस्टर जो था, नेकर को निकाल दिया गया था, पद से हटा दिया गया था और उसको देश निकाला दिया गया था। इस कारण से फ्रांस में गतिविधियां और ज्यादा बढ़ती है, राजा का विरोध बढ़ता है और 14 जुलाई को बास्तिल के दुर्ग का पतन होता है। और बास्तिल के दुर्ग के पतन की घटना फ्रांस की क्रांति में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसलिए फ्रांस का यह स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है इसी दिन। तो 14 जुलाई को बास्तिल के दुर्ग का पतन हुआ। घटनाएं और आगे बढ़ती हैं। इसके बाद में पेरिस में एक म्यूनिसिपल गवर्नमेंट की स्थापना की गई थी, जिसका अध्यक्ष या जिसका मेयर बेली को बनाया गया था। नगर की सुरक्षा के लिए लाफायते के नेतृत्व में एक सेना का गठन किया जाता है, जिसे नेशनल गार्ड कहा गया था। और इस तरह से पेरिस में एक म्यूनिसिपल गवर्नमेंट की स्थापना हो जाती है। जो निरंकुश शासन हुआ करता था उसका अंत होता है पेरिस में और म्यूनिसिपल गवर्नमेंट की स्थापना होती है। पेरिस की देखा देखी में फ्रांस के अन्य नगरों में भी दंगे होते हैं और वहां पर भी म्यूनिसिपल गवर्नमेंट्स की स्थापना होती है। इन दंगों का एक नेगेटिव पॉइंट यह भी रहा कि कुछ असामाजिक तत्व लूट खसोट कर रहे थे या जनता को तंग कर रहे थे, या हम ये कह सकते हैं कि अराजकता की स्थिति इस समय फ्रांस में उत्पन्न हो जाती है। यह घटनाएं इस तरह से चल रही थी। 4 अगस्त के दिन जब इस संविधान सभा की बैठक चल रही थी तो नोवाइया नामक एक सामंत के नेतृत्व में विशेषाधिकारों को त्यागने की घोषणा होती है और भी कुछ घोषणाएं होती है जिनकी हम आगे बात करने वाले हैं। अब इस तरह से जब 4 अगस्त को जब विशेषाधिकारों को त्यागने की घोषणा हुई या कुछ और प्रस्ताव पारित किए गए थे, लगभग 30 प्रस्ताव इस दिन पारित किए गए थे। पूरी रात संविधान सभा की यह मीटिंग चली थी। तो अब ये सारे के सारे प्रस्ताव तब तक के लिए मान्य नहीं हो सकते थे जब तक कि राजा इनको स्वीकार नहीं कर लेता, इनके ऊपर सिग्नेचर नहीं कर देता। इसलिए विवाद और ज्यादा बढ़ रहे थे। धीरे धीरे अफवाहें चल रही थी। अफवाहें ऐसे मामलों में या ऐसी परिस्थितियों में और ज्यादा बढ़ती है क्योंकि राजा के ऊपर अब पब्लिक का विश्वास कम होता जा रहा था। अब अफवाह ये चल रही थी, 1 अक्टूबर को अफवाह ये फैली कि राजा जो है वो क्रांति के दमन के लिए सेना को, पूरे देश की सेनाओं को बुला रहा है और क्रांतिकारियों का उस सेना के माध्यम से दमन करेगा। तो 5 अक्टूबर को कुछ महिलाएं, लगभग 6-7 हजार महिलाएं, जिनमें कहा जाता है कुछ सैनिक भी शामिल थे जो महिलाओं का वेश धारण किए हुए थे, वो वर्साई के महलों के लिए रवाना होता है। और 6 अक्टूबर के दिन इन लोगों ने या इन क्रांतिकारियों ने राजा के परिवार के सदस्यों को, उसकी पत्नी को, उसके बेटे को वो पकड़ के ले आते हैं। बग्गी में बैठा कर लाया जाता है। महिलाएं ब्रेड 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 का गाना गाती है और उसके बाद में राजा को पेरिस लाया जाता है और पेरिस में एक महल में रखा गया था जिसका नाम था तुइलरी प्रासाद, यानी तुइलरी के महल में उसको बंदी बना दिया गया। इस प्रकार से कौन सा डिस्प्यूट यानी कौन से विवाद राजा के साथ में चले, हम इन कीवर्ड्स के साथ में, या हम ये कह सकते हैं हम इन डेट्स के माध्यम से, इन तारीखों के माध्यम से हमें याद रखना है। और ये सारी की सारी तारीखें आपके सामने हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो था
कि कौन सा डिस्प्यूट था राजा के बीच में और नेशनल असेंबली के बीच में जो विवाद चल रहे थे, कैसे कैसे चल रहे थे, हमने उसकी बात की है। इसके बाद में दूसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। नेशनल असेंबली वाले फेज में हम दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। कौन कौन से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इस समय किए गए, यानी प्रशासनिक सुधार, कौन कौन से प्रशासनिक सुधार किए गए थे। सबसे पहला काम किया गया एंड ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ नोबल्स, यानी सामंतों के विशेषाधिकारों का अंत। हमने अभी बात की थी कि 4 अगस्त के दिन नेशनल असेंबली, या जिसे हम लोग संविधान सभा कह सकते हैं, इसकी मीटिंग पूरी रात चलती है, इसकी बैठक पूरी रात चलती है और पूरी रात में लगभग 30 प्रस्ताव पारित किए गए। और इन 30 प्रस्तावों में यह प्रस्ताव भी था कि सामंतों की विशेषाधिकारों का अंत किया जाता है। खुद सामंतों ने नोआया के नेतृत्व में इस बात को स्वीकार किया था, क्योंकि उनको यह लग रहा था कि फ्रांस में जो भी अराजक स्थिति बनी हुई है, जो जगह जगह दंगे हो रहे हैं, इन दंगों का कारण, अराजक स्थिति का कारण जो विशेषाधिकार मिले हुए हैं नोबल क्लास को, वो है। इसलिए इन्होंने खुद ने इस दिन अपने विशेषाधिकारों को, अपने प्रिविलेजेस को त्यागने की घोषणा की थी। एक तरह से यह सामाजिक क्रांति का दिन था। और जैसे ही फ्रांस में विशेषाधिकारों को त्याग दिया गया, एक वर्गहीन समाज की स्थापना होती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि फ्रांस में क्लासलेस सोसाइटी स्टेब्लिश होती है इसी दिन। दूसरा पॉइंट है इसमें यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी एक समान प्रशासनिक व्यवस्था। पूरे फ्रांस में एक समान व्यवस्था स्थापित की गई। वो व्यवस्था कैसी थी? फ्रांस को डिपार्टमेंट्स में बांटा गया। यानी जो फ्रांस के प्रांत थे उनको डिपार्टमेंट कहा गया था, जैसे अपने राज्य होते हैं, अलग अलग राज्य जिस तरह से होते हैं उसी प्रकार से। और ये डिपार्टमेंट्सों की संख्या 83 थी, यानी टोटल ये जो डिपार्टमेंट थे ये 83 थे। 83 प्रोविंसेस थे यहां पर। और 83 डिपार्टमेंट्स के नाम जो थे नदियों के हिसाब से, या जो नदियों के नाम से, नदियों के हिसाब से, जिलों के हिसाब से, पहाड़ों के हिसाब से रखे गए थे। इन 83 डिपार्टमेंट्स के बाद में अगली प्रशासनिक इकाई जो होती थी वो होती थी कैंटन। यानी हम जैसे हमारे यहां पर डिस्ट्रिक्ट होता है, जिला होता है, उस प्रकार से यहां के प्रांतों में जिले को कैंटन कहा गया था। और इन कैंटनों के बाद में इससे छोटी जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती थी उसको बोला गया था कम्यून। यानी हम लोग स्थानीय शासन की जो इकाई होती थी, जो यूनिट होती थी, उसको कम्यून कहा गया था। कुल मिला के पूरे फ्रांस को 83 प्रांतों में बांटा गया, जिनको डिपार्टमेंट्स कहा गया। डिपार्टमेंट्स को आगे जिलों में बांटा गया, जिनको कैंटन कहा गया। और कैंटन्स में भी स्थानीय शासन की यूनिट्स स्थापित की गई, जिनको कम्यून कहा गया था। तो एक समान प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की गई। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है यूनिफॉर्म टैक्स सिस्टम, यानी एक समान कर व्यवस्था, सबके ऊपर एक समान कर लागू किए गए। जबकि हमने पढ़ा था पहले फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के जो लोग थे, यानी पादरी वर्ग और सामंत वर्ग के जो सदस्य थे, क्लेर्जी क्लास और नोबल क्लास के जो लोग थे, उनके ऊपर टैक्स नहीं लागू किए गए थे, या उनको टैक्स नहीं देने होते थे। अब जो टैक्स देता था वो केवल और केवल थर्ड एस्टेट के लोग दिया करते थे। लेकिन अब सब लोगों पर एक समान टैक्स लागू किए गए। इसी समय एक नई कागजी मुद्रा जारी की गई थी। उस कागजी मुद्रा का नाम था एसिग्नेट। एक नई कागजी मुद्रा जो थी वो जारी की गई थी, उसका नाम था एसिग्नेट। ये अपने को याद रखना है कि फ्रांस में जो कागजी मुद्रा जारी की गई थी उसका नाम क्या था? वो थी एसिग्नेट। जिस प्रकार से हमारे यहां पर कागज के नोट होते, उसी प्रकार से फ्रांस में भी कर्जे को चुकाने के लिए या और भी जो मुद्रा से संबंधित काम होते हैं उनको करने के लिए एसिग्नेट नामक मुद्रा जारी की गई थी, कागजी मुद्रा जारी की गई थी। नेक्स्ट चीज इसमें की गई थी एंड ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ रिलीजियस ऑथोरिटीज, यानी धार्मिक अधिकारियों के विशेषाधिकारों का अंत। जो धार्मिक अधिकारियों को विशेषाधिकार मिले हुए थे उनका अंत कर दिया गया। धार्मिक अधिकारी चर्च के अधिकारी होते थे,
और चर्च की जितनी भी जो चीजें थी, जो प्रिविलेजेस उनको मिले हुए थे, इन सभी प्रिविलेजेस को यानी विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था। चर्च को जो अधिकार थे वो समाप्त करने के बाद में चर्च को राज्य के अधीन कर दिया गया, यानी चर्च अब स्टेट के अधीन होगा। चर्च को राज्य का एक विभाग बना दिया गया। जैसे हमारे यहां पर शिक्षा विभाग होता है, स्वास्थ्य विभाग होता है सरकार के, उसी प्रकार से फ्रांस में चर्च को एक विभाग बना दिया गया, डिपार्टमेंट बना दिया गया। चर्च की संपत्ति को जब्त कर लिया गया। जितनी भी संपत्ति चर्च के पास में हुआ करती थी उसको जब्त कर लिया जाता है। इसके अलावा धार्मिक अधिकारियों को सरकारी खजाने से वेतन देना शुरू किया गया, क्योंकि अब चर्च के पास में संपत्ति नहीं थी, इसलिए धार्मिक अधिकारियों को जो वेतन मिलता था वो अब सरकार की तरफ से दिया जा रहा था, राज्य की तरफ से, स्टेट की तरफ से दिया जा रहा था। धार्मिक अधिकारियों को उनको मानने के लिए कुछ नियम बनाए गए थे, एक संविधान बनाया गया था जिसे सिविल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर क्लेर्जी कहा गया था। इस संविधान की शपथ लेना अनिवार्य की गई कि चर्च के जितने भी पादरी है, जो धार्मिक अधिकारी है, वो सारे के सारे अपने लिए बने संविधान की शपथ लेना जरूरी है, वो उसकी शपथ जरूर लेंगे। जिन पादरियों ने, जिन धार्मिक अधिकारियों ने उनके लिए बने संविधान की शपथ ली थी, उसको बोला, उन पादरियों को बोला गया था जूरर, जिसे हिंदी में न्याय सभ्य पादरी कहा गया था। और जिन पादरियों ने इस संविधान को मानने से इनकार कर दिया था, यानी जिन्होंने इस संविधान की शपथ नहीं ली थी, उनको बोला गया था नॉन जूरर, यानी न्याय असभ्य पादरी। तो कुल मिला के जो विशेषाधिकार धार्मिक अधिकारियों को मिले हुए थे वो भी समाप्त कर दिए जाते हैं नेशनल असेंबली के द्वारा। जैसे ही नेशनल असेंबली के द्वारा धार्मिक अधिकारियों के अधिकार समाप्त कर दिए गए, इस समय पोप हुआ करते थे, पोप पायस 6, वो परेशान होते हैं और वो क्रांति के विरोधी बन जाते हैं। कुल मिला के ये चौथा पॉइंट था इसका। लास्ट वाला पॉइंट इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में, वो है डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। 2 प्रकार के अधिकारों की घोषणा की गई और ये घोषणा की गई थी 27 अगस्त को। इन अधिकारों का जो प्रारूप, जो ड्राफ्ट जिस आदमी ने बनाया था वो था लाफायते। ये वही लाफायते हैं जो अमेरिका की क्रांति के समय फ्रांस की सेना का नेतृत्व करता है। अब लाफायते ने इन राइट्स या जो घोषणा पत्र तैयार किया गया था, अधिकारों का घोषणा जो की गई थी, उसका ड्राफ्ट तैयार किया गया। कहते हैं इसमें 17 धाराएं थी, 17 धाराएं इसमें रखी गई थी। इन अधिकारों की घोषणा को फ्रांस में मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई। मैग्ना कार्टा आप लोग समझते हैं, मैग्ना कार्टा सबसे पहले इंग्लैंड में घोषित किए जाते हैं, इंग्लैंड के द्वारा दिए गए थे 1215 में। कुछ अधिकार दिए गए थे, उनको मैग्ना कार्टा कहा जाता है 1215 में इंग्लैंड में। यहां पर भी अधिकार दिए गए, इसलिए इनको मैग्ना कार्टा कहा गया है। इन्हीं अधिकारों के बारे में एक्टन कहता है कि ये अधिकार नेपोलियन की सेनाओं से भी महान थे, या जो काम नेपोलियन की सेनाओं ने किया है उससे कहीं अधिक पावरफुल ये नागरिक और सिविल, यानी नागरिक और जो मानव अधिकार थे, ये हुआ करते थे। इन अधिकारों को फ्रांस की पुरातन व्यवस्था का मृत्यु प्रमाण पत्र माना गया, यानी डेथ सर्टिफिकेट ऑफ फ्रेंच एंशिएंट सिस्टम इसको कहा गया, कि फ्रांस की जो पुरातन व्यवस्था है उसका मृत्यु प्रमाण पत्र है ये। 2 प्रकार के अधिकारों की घोषणा हुई थी, एक मैन से संबंधित यानी मैन, और एक सिटीजन। दोनों में अंतर ये होता है, हम किसी देश के नागरिक हैं। जैसे भारत में भी 2 प्रकार के अधिकार प्रदान होते हैं, एक सिविल राइट्स होते हैं और एक ह्यूमन राइट्स होते हैं। ह्यूमन राइट्स सब देशों के लोगों को मिलेंगे, लेकिन जो सिविल राइट्स होते हैं, जो सिटीजन राइट्स होते हैं, वो केवल और केवल उस देश के नागरिकों को मिलते हैं। तो इस तरह से नेशनल असेंबली के द्वारा मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा की गई, और वो की गई थी 27 अगस्त के दिन। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इस समय हुए थे, प्रशासनिक सुधार हुए थे। अब इसके बाद में
इस सभा ने, नेशनल असेंबली ने एक और काम किया था, और वो काम था न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि नेशनल असेंबली ने 9 जुलाई को अपने आप को संविधान सभा घोषित किया था, और अब नेशनल असेंबली संविधान बनाने का काम कर रही थी। इस संविधान को बनाया गया, और संविधान में जो व्यवस्था थी, पहले वाली जो व्यवस्था थी, वो हुआ करती थी ऑटोक्रेटिक, मोनार्की। यानी फ्रांस में पहले निरंकुश राजतंत्र हुआ करता था, और अब इस संविधान में जो व्यवस्था बदलकर कर दी गई, वो कर दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यानी संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई थी। निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई, जिसका मतलब होता है कि राजा पहले निरंकुश होता था, और अब उसे संविधान के अनुसार काम करना पड़ेगा। जो संविधान में लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग राजा को चलना पड़ेगा। राजा को आंशिक वीटो पावर दिया गया, यानी पार्शियल वीटो पावर उसको दिया गया था। वीटो का मतलब निषेधाधिकार, किसी प्रस्ताव को मना करने का जो अधिकार होता है उसको हम लोग वीटो कहते हैं। तो राजा को आंशिक वीटो दिया गया था, जिसका मतलब यह था कि राजा विधानसभा के द्वारा पारित किसी भी प्रस्ताव को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता था, मना नहीं कर सकता था, यानी कुछ समय के लिए उसको रोक सकता था। तो थोड़े समय के लिए उसको रोकने का अधिकार था, उसको हम लोग आंशिक वीटो कहते हैं, पार्शियल वीटो कहते हैं। एक सदनीय विधानसभा की स्थापना की गई थी। और इस एक सदनीय विधानसभा में 745 सदस्य होंगे, यानी एक यूनिकैमरल असेंबली की स्थापना की गई, एक सदनीय विधानसभा की स्थापना की गई, जिसमें 745 सदस्य होंगे। इन सदस्यों का चुनाव फ्रांस के नागरिकों के द्वारा किया जाना था, और ये नागरिक वो नागरिक होंगे जो टैक्स देते हैं, जिन्हें एक्टिव नागरिक कहा गया, एक्टिव सिटीजन्स कहा गया। और जो लोग टैक्स नहीं देते थे उन्हें पैसिव सिटीजन्स कहा गया, पैसिव यानी निष्क्रिय नागरिक कहा गया। तो वोट ये देंगे, इनको चुनने का अधिकार केवल और केवल उनको दिया गया जो टैक्स दे रहे थे। एक्टिव जो सिटीजन्स थे, सक्रिय नागरिकों को दिया गया था। तो इस प्रकार से एक नया संविधान इसमें बना दिया गया था। कुल मिला के पहले चरण की हमने तीनों बातों पर हमने विचार कर लिया है या चर्चा कर ली है। सबसे पहला था डिस्प्यूट बिटवीन किंग एंड नेशनल असेंबली। दूसरा था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, कौन कौन से प्रशासनिक सुधार किए गए थे। और तीसरा था द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, एक नया संविधान जो बनाया था, जिसकी हमने अभी अभी बात की है। अब अगला चरण जो आता है, क्योंकि पहला चरण हमने पढ़ लिया नेशनल असेंबली वाला, दूसरा चरण है इसका लेजिस्लेटिव असेंबली। क्योंकि अभी हमने बात की है नए संविधान में यह व्यवस्था की गई थी कि एक विधानसभा होगी जो एक सदनीय होगी, और अब राजा ने इन प्रस्तावों पर, इस संविधान पर हस्ताक्षर कर दिए, और हस्ताक्षर करने के बाद में अब यहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली की स्थापना होती है, यानी विधानसभा की स्थापना होती है। इस दूसरे चरण को हम फिर से 3 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला है डिस्प्यूट बिटवीन किंग एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, दूसरा है एक्टिविटीज ऑफ एमिग्रेस, और तीसरा है फॉरेन इंटरवेंशन, यानी राजा और विधानसभा के बीच में विवाद। पहला पॉइंट ये रहेगा। दूसरा एक्टिविटीज ऑफ एमिग्रेस या एमिग्रस, एमिग्रस लोगों की गतिविधियां। एमिग्रस लोग कौन थे? एमिग्रस उन सामंतों को कहा गया था जो देश छोड़कर चले गए थे, जो क्रांति के विरोधी थे, उनको एमिग्रस कहा गया था। और तीसरा है फॉरेन इंटरवेंशन, यानी विदेशी हस्तक्षेप। तो इन 3 पॉइंट्स में हम दूसरे चरण को समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्प्यूट बिटवीन किंग एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन कौन से डिस्प्यूट राजा के बीच में और नेशनल
सॉरी लेजिस्लेटिव असेंबली के बीच में चले थे, हम उनकी बात करेंगे। विधानसभा ने दो प्रस्ताव पारित किए। एक प्रस्ताव था धार्मिक अधिकारियों के लिए, रिलीजियस ऑथोरिटीज जो थी उनके लिए, और दूसरा प्रस्ताव था एमिग्रस लोगों के लिए। धार्मिक अधिकारियों की हमने पहले बात की है कि धार्मिक अधिकारियों के लिए एक अलग से संविधान बनाया गया था जिसे सिविल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लेर्जी कहा गया था। सभी धार्मिक अधिकारियों को यानी पादरियों को इस संविधान की शपथ लेनी थी। जो पादरी इसकी शपथ ले चुके थे उनको ज्यूरर कहा गया था, और जिन पादरियों ने इस संविधान की शपथ नहीं ली थी उनको नॉन ज्यूरर कहा गया था। तो नॉन ज्यूरर जो लोग थे जिन्होंने उनके लिए बने संविधान की शपथ नहीं ली थी, उनको ये कहा गया, एक प्रस्ताव लाया गया विधानसभा में कि जिन पादरियों ने शपथ नहीं ली है वो अपने लिए बने संविधान की शपथ जरूर ले। और दूसरा प्रस्ताव था एमिग्रस, जो हमने अभी बात की थी। एमिग्रस उन सामंतों को कहा गया था जो फ्रांस छोड़कर चले गए थे और क्रांति का विरोध कर रहे थे। इन एमिग्रस लोगों के लिए प्रस्ताव लाया गया कि एमिग्रस जो है, जो फ्रांस छोड़कर जो सामंत चले गए हैं, वो वापस अपने देश फ्रांस लौट आए, अन्यथा उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। जैसे कि हमने पढ़ा था कि नए संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई थी और राजा को पार्शियल वीटो दिया गया था, आंशिक वीटो दिया गया था। राजा ने पार्शियल वीटो का प्रयोग किया और इन प्रस्तावों पर कुछ समय के लिए सिग्नेचर नहीं किए। इस चीज को लेकर, इन प्रस्तावों को लेकर एक बार फिर से राजा और विधानसभा के बीच में विवाद और गहराता जाता है। तो कुल मिला के हमने इन डिस्प्यूट्स की बात कर ली है। लेजिस्लेटिव असेंबली के जो दूसरा चरण है, इसी में अगली समस्या है एक्टिविटीज ऑफ एमिग्रस। कि एमिग्रस लोग जो थे उनकी कौन सी एक्टिविटीज थी, कौन सी गतिविधियां थी जिससे क्रांतिकारियों को दिक्कत हो रही थी या क्रांति से संबंधित चीजों को दिक्कत हो रही थी। एमिग्रस वो सामंत जो फ्रांस छोड़कर जा चुके थे, और इन सामंतों का नेतृत्व कर रहा था जो राजा था, लुई सोल्वे जो था, उसका भाई चार्ल्स। और चार्ल्स के नेतृत्व में ये लोग फ्रांस की सीमा पर एक जगह थी और जगह का नाम था कोबलेंट। कोबलेंट नामक जगह पर इकट्ठे हो गए थे और यहां से ये लोग फ्रांस में और विदेशों में दोनों ही जगहों पर अपने लिए सहायता मांग रहे थे। यानी फ्रांस से भी, फ्रांस के जो जनता थी उनसे भी सहयोग मांगने की अपील कर रहे थे और विदेशों से भी सहयोग मांगने की अपील कर रहे थे। तो इन गतिविधियों से फ्रांस की नई सरकार को या विधानसभा को या क्रांति के द्वारा जो स्थापित की गई सरकार थी उसके लिए समस्या पैदा हो रही थी, क्योंकि एक तो फ्रांस में अभी भी गतिरोध खत्म नहीं हुए हैं, अभी भी विद्रोह चल रहे थे, कुछ लोग क्रांति के विरोध में थे, और दूसरा विदेशों से जब ये सहायता मांग रहे थे तो विदेशी आक्रमण की आशंका लगातार फ्रांस के ऊपर बनी हुई थी। तो ये वाली समस्या एमिग्रस की गतिविधियों से पैदा हो रही थी। तीसरा पॉइंट है दूसरे चरण का, फॉरेन इंटरवेंशन यानी विदेशी हस्तक्षेप। कुछ विदेशी हस्तक्षेप या विदेशी दूसरे देशों ने यहां पर फ्रांस में हस्तक्षेप किया था। क्यों किया था, हम उसकी बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है इसमें डिक्लेरेशन ऑफ प्लेनित्ज यानी प्लेनित्ज की घोषणा। लुई सोल्वे की रानी का नाम था मैरी अंतवानेत, और मैरी अंतवानेत जो थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। उसने अपने भाई और ऑस्ट्रिया के शासक जिसका नाम था लियोपोल्ड, लियोपोल्ड सेकंड, उससे सहायता मांगी। यानी रानी ने अपने भाई से सहायता मांगी, ऑस्ट्रिया से सहायता मांगी। ऑस्ट्रिया का शासक जो था उसने पर्सा को अपने साथ में लिया, और पर्सा का शासक था उस समय फ्रेडरिक विलियम।
जो परसा का था। परसा और ऑस्ट्रिया दोनों की एक जगह पर मीटिंग हुई और वो जगह थी पिलनित्ज। पिलनित्ज में दोनों ने यह घोषणा की कि ये दोनों मिलकर फ्रांस के ऊपर घोषणा करने जा रहे हैं। इसे पिलनित्ज की घोषणा यानी डिक्लेरेशन ऑफ पिलनित्ज कहा गया था। कुल मिला के विदेशी हस्तक्षेप फ्रांस में होने वाला है और दो देश फ्रांस के ऊपर आक्रमण करने वाले हैं, जिसकी घोषणा पिलनित्ज नामक स्थान पर वो कर भी चुके हैं। अब जब इन दोनों देशों का आक्रमण हो गया तो इस समय दिक्कत यह थी कि फ्रांस के पास में अभी खुद की इतनी बड़ी सेना नहीं थी, या क्रांतिकारियों के पास में इतनी बड़ी सेना नहीं थी, क्योंकि अभी तक जो सेना थी वो क्रांतिकारियों की सेना नहीं होकर राजा की सेना थी। लोगों के पास में या फ्रांस के जो क्रांतिकारी जो थे उनके पास में सेना का अभाव था, विदेशी आक्रमण हो चुका है उनके ऊपर। ऐसी स्थिति में खूब सारे स्वयंसेवक अपने घरों से बाहर निकले और क्रांति को बचाने के लिए उन्होंने सेना में शामिल होना शुरू कर दिया ताकि परसा और ऑस्ट्रिया का सामना किया जा सके। ये लोग एक गीत गाते हुए आ रहे थे। चूंकि वो गीत फ्रांस में एक जगह है मार्सिले, वहां के लोगों ने गाया था, इसलिए इस गीत को मार्सिले कहा गया, यानी गीत का नाम ही मार्सिले रखा गया। ये जो गीत था, इस गीत को लिखने वाले आदमी का नाम था रोजेट दी लाइल। रोजेट दी लाइन ने जो गीत लिखा था उसी गीत को गाते हुए निकले, जो कि फ्रांस का नेशनल एंथम भी है वर्तमान में भी। तो ये गीत गाते हुए ये लोग निकले। प्रारंभ में ये लोग असफल रहे क्योंकि परसा और ऑस्ट्रिया की सेना का सामना करना इनके लिए आसान काम नहीं था, इसलिए शुरू में ये लोग असफल रहे। लेकिन बाद में इन परिस्थितियों को काबू पाने के लिए जो एक क्रांतिकारी था जिसका नाम था दातो, इन परिस्थितियों को उसने अपने हाथों में लिया, या डेंटन भी आप इसको कह सकते हो। डेंटन ने इन परिस्थितियों को संभालने के लिए परिस्थितियों को अपने हाथ में लिया। सबसे पहले तो राजा को हटाया गया। 10 अगस्त 1792 में राजा को निलंबित कर दिया गया, हटा दिया गया। और दातो ने यह डिसीजन लिया कि यदि फ्रांस को बचाना है तो राजा के जो परिवार के सदस्य हैं, राज परिवार के जो सदस्य हैं, उनकी हत्या की जाए, क्योंकि जब उनकी हत्या की जाएगी तो राजा डरेगा। अपने परिवार के सदस्यों को, राज परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए वो ऑस्ट्रिया और परसा से युद्ध रोकने के लिए कहेगा और फ्रांस बच जाएगा। तो 2 से 6 सितंबर के बीच में राज परिवार के सदस्यों की हत्या की गई, जिसे सितंबर हत्याकांड कहा गया, या हम लोग इंग्लिश में सितंबर मैसाकर उसको कहा गया, जो कि अगला पॉइंट है इसका। लास्ट में किसी तरह से लड़ते लड़ते लास्ट में जो युद्ध हुआ, वापी का युद्ध 20 सितंबर 1792, और वापी के युद्ध में फ्रांस की इन सेनाओं ने परसा को पराजित कर दिया, यानी कुल मिला के फ्रांस को बचा लिया गया था। तो यह इसका तीसरा चरण था कि विदेशी हस्तक्षेप कौन कौन से देशों ने किया। वो 2 देश थे, ऑस्ट्रिया और परसा। किसने सहायता मांगी थी? तो मैरी अंतवानेट ने सहायता मांगी थी। इन दोनों ने फ्रांस पर आक्रमण करने के लिए जो घोषणा की थी, उस घोषणा को कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ पिलनित्ज, यानी पिलनित्ज की घोषणा। राजा को 10 अगस्त के दिन निलंबित कर दिया गया, उसका सस्पेंशन कर दिया गया। 2 से 6 सितंबर के बीच में राज परिवार के सदस्यों की हत्या की गई, जिसे सितंबर हत्याकांड कहा गया, सितंबर मैसाकर कहा गया। और 20 सितंबर 1792 को वापी के युद्ध में निर्णायक रूप से परसा को फ्रांस की सेनाओं ने पराजित कर दिया। इस प्रकार से फ्रांस बच गया। लेकिन यहां पर अब एक दिक्कत यह हो चुकी थी कि फ्रांस का संविधान विफल हो चुका था, क्योंकि फ्रांस के संविधान में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई थी।
और संवैधानिक राजतंत्र अब बचा नहीं था, क्योंकि राजा को निलंबित कर दिया गया था 10 अगस्त 1792 को। इसलिए अब दूसरा संविधान बनाना था, और अगला संविधान बनाने के लिए अगला चरण चलता है, वो चलता है नेशनल कन्वेंशन। यानी नया संविधान बनाने के लिए जिस संस्था का गठन किया गया था, उस संस्था का नाम था नेशनल कन्वेंशन। और नेशनल कन्वेंशन को अब नया संविधान बनाना था, जिसमें राजा आजा कोई नहीं रखना था। तो ये तीसरा फेज या तीसरा चरण होता है। हम लोग अब तीसरे चरण की बात करेंगे। तीसरा चरण है नेशनल कन्वेंशन। इसका समय रहेगा 1792 से लेकर 95 तक, यानी इसके अधिवेशन शुरू हुए 1792 में सितंबर से ही, और 1795 तक इसके अधिवेशन चलते रहे। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो है वो है ट्रायल अगेंस्ट द किंग एंड डेथ सेंटेंस, यानी राजा के विरुद्ध मुकदमा, और राजा को जो मृत्यु दंड दिया गया था 21 जनवरी 1793 को, यानी राजा के खिलाफ केस चला दिया गया। और केस चलेगा तो किसी भी केस में कोई ना कोई आरोप जरूर लगाए जाएंगे। तो तीसरे चरण का पहला पॉइंट है ट्रायल अगेंस्ट द किंग एंड डेथ सेंटेंस। राजा के ऊपर कुछ आरोप लगाए गए। एक आरोप तो यह था कि राजा की रानी का नाम था मैरी अंतवानेत, और मैरी अंतवानेत ने विदेशों को, फॉरेनर्स को फ्रांस पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। यानी अपने ही देश पर रानी ने आक्रमण करने के लिए दूसरे देशों को आमंत्रित किया। एक आरोप तो यह हो गया। दूसरा आरोप लगाया गया कि राजा की नॉन ज्यूरर जो लोग थे, नॉन ज्यूरर फिर से बता दूं, न्याय असभ्य पादरी जिन्होंने उनके लिए बने संविधान की शपथ नहीं ली थी। तो नॉन ज्यूरर लोगों के प्रति राजा की सिंपैथी है। सिंपैथी कैसे है, सहानुभूति कैसे है? क्योंकि उनके लिए जो नेशनल लेजिस्लेटिव असेंबली ने जो प्रस्ताव लाया गया था कि वो अपने लिए बने संविधान की शपथ लेंगे, उसकी शपथ को या उस प्रस्ताव को राजा ने कुछ समय के लिए वीटो कर दिया था। और तीसरा आरोप लगाया गया कि एमिग्रस लोगों के प्रति राजा की सहानुभूति है। ये तीन आरोप राजा पर लगाए गए, और तीनों आरोप साबित भी हो गए कि विदेशों से आक्रमण करवाया गया था, नॉन ज्यूरर और एमिग्रस लोगों के प्रस्ताव को राजा ने वीटो किया था। तो इस प्रकार से राजा के विरुद्ध ये मुकदमा जो था या ये जो आरोप थे वो सही पाए गए, और राजा को मृत्युदंड दिया गया। 21 जनवरी 1793 को राजा का मृत्यु का जो दिन था वो निश्चित किया गया, और 21 जनवरी 1793 को राजा को गिलोटिन कर दिया गया। गिलोटिन एक अलग विधि होती थी, जिसमें आप YouTube पर भी सर्च कर सकते हैं कि गिलोटिन कैसे किया जाता था, जिसमें एक आदमी को लेटा दिया जाता था, जिसको सजा दी जाती थी, और उसके बाद में ऊपर से एक जो प्लेट होती थी या जो फरसा होता था वो आता था, और गर्दन धड़ से अलग हो जाया करती थी। जब राजा को मृत्युदंड के लिए लाया गया था, उस समय राजा ने कहा था कि मैं निर्दोष हूं और मेरा खून फ्रांस की खुशहाली के काम में आए। ये कहा जाता है कि राजा के बिल्कुल भी मृत्यु का भय नहीं था। वास्तव में राजा अच्छा आदमी था, लेकिन राजा में दिक्कत यह थी कि वो चापलूसों के कहे में आ जाया करता था, या कई बार उसने ऐसे डिसीजन लिए कि जिससे राजा को दिक्कतें हुई। जैसे संयुक्त अधिवेशन की बात को उसने नहीं माना, फिर उसके बाद में जब पेरिस में म्यूनिसिपल गवर्नमेंट की स्थापना हो गई थी, उन प्रस्तावों को बाद में मानने से इनकार कर देना या उनको पूर्ण रूप से नहीं मानना, 4 अगस्त के प्रस्तावों को भी समय पर नहीं मानना, उसके बाद में 1 अक्टूबर को या बाद में जो क्रांतिकारी थे इनके विरुद्ध सैनिक तैयारियां करना, 20 जून 1791 को फ्रांस छोड़कर भागने का प्रयास करना, वारेन नामक स्थान पर पकड़ा जाना, वापस लाना, ये सारे काम ऐसे चल रहे थे जो राजा को कहीं ना कहीं उसकी इमेज को कहीं ना कहीं गिरा रहे थे। एमिग्रस लोगों और यहाँ तक कि जो नॉन ज्यूरर जो पादरी हुआ करते थे उनके प्रति सिंपैथी रखना, ये ऐसे काम थे जिनसे क्रांतिकारियों और राजा के बीच में खाई और ज्यादा गहरी होती गई। तो इस प्रकार से राजा को गिलोटिन कर दिया गया और राजा को मृत्युदंड दे दिया गया था। इसका दूसरा
जो पॉइंट है वो है रेन ऑफ टेरर, यानी हिंदी में कहेंगे हम आतंक का राज्य। अब आतंक का राज्य कैसे स्थापित हुआ, इन परिस्थितियों को हम लोग समझेंगे। रेन ऑफ टेरर, आतंक का राज्य क्यों स्थापित हुआ, पहले तो इन परिस्थितियों को समझने की बात करेंगे हम लोग। एक चीज तो यह है कि जैसे ही राजा को मृत्युदंड दिया गया, राजा को मार दिया गया, उन देशों में दिक्कत हो गई, जो आसपास के देश थे, जो राजतंत्रात्मक देश थे, उन देशों में समस्या हो गई, क्योंकि उनको लगने लगा था कि कहीं ना कहीं उनके राज्यों में भी क्रांति हो सकती है। एक राजा को मारना कम बात नहीं थी। तो इसलिए बाकी के देशों में इस चीज को लेकर बड़ी दुविधा भी थी और बड़ा आक्रोश भी था, जो निरंकुश राजतंत्र थे आसपास के, उनमें। अब दो देश पहले से लड़ रहे थे, एक ऑस्ट्रिया और एक पर्सा। ये दो देश पहले से फ्रांस के विरुद्ध थे। इनके साथ में इंग्लैंड भी आ गया, क्योंकि राजा को मार दिया गया था। यह भी फ्रांस की क्रांति के विरुद्ध हो गया। इसके अलावा हॉलैंड भी इस गुट में शामिल हो गया, स्पेन भी इस गुट में शामिल हो गया, और एक और था सार्डिनिया, यह भी इसके विरुद्ध, यानी फ्रांस की क्रांति के विरुद्ध हो गए। इन सब लोगों ने मिलकर फ्रांस के विरुद्ध एक यूनियन बनाई, जिसे फर्स्ट यूनियन कहा गया या प्रथम संघ कहा गया। अब इतने सारे देशों का आक्रमण एक साथ फ्रांस पर होने जा रहा है, यानी इतने सारे देशों की सेनाएं फ्रांस के ऊपर आक्रमण करने की योजना बना रही है। और इस समय यदि इतने सारे देशों का आक्रमण फ्रांस के ऊपर होता है, तो क्रांति की जो अब तक सुविधाएं मिली थी, वो सारी की सारी सुविधाएं समाप्त हो सकती थी, या फ्रांस जो था बहुत ज्यादा गर्त में चला जाता। परिस्थितियां बड़ी विकट हो चुकी थी। अब एक तो बहुत मजबूत संघ फ्रांस के विरुद्ध बन चुका है, और दूसरा यह हो चुका है कि फ्रांस के अंदर भी विद्रोह चल रहे थे। कुछ लोग जो क्रांति के खिलाफ थे, वो अंदर विद्रोह कर रहे थे, फ्रांस के अंदर भी विद्रोह कर रहे थे। यानी कुल मिला के ना तो फ्रांस अंदर से सुरक्षित है और ना बाहर से सुरक्षित है। इन परिस्थितियों को एक जो नेता था, जिसका नाम था रॉबस्पियर, इसने अपने हाथों में लिया। और रॉबस्पियर ने पूरी शक्तियां अपने हाथों में लेने के बाद में फ्रांस में कत्लेआम का सिलसिला शुरू किया। यह कत्लेआम का सिलसिला कैसे होता था कि इस समय जो रिंग ऑफ टेरर था, यानी आतंक का जो राज्य था 1793 से 94 तक, इस समय दो कमिटियों की स्थापना की गई थी। एक कमिटी का नाम था कमिटी ऑफ पब्लिक वेलफेयर, यानी सार्वजनिक कल्याण समिति, और दूसरी कमेटी थी कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी, यानी सार्वजनिक सुरक्षा समिति। जो ज्यादा डेंजरस थी वो ये वाली थी, कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी। इस कमिटी में या इस कमिटी के पास में वो सारे अधिकार थे जो आजकल हमारे यहां गृह मंत्रालय के पास होते हैं। तो कमिटी ऑफ पब्लिक सेफ्टी के द्वारा सारे के सारे आंतरिक और बाह्य जितने भी अधिकार थे, वो सारे के सारे रॉबस्पियर ने अपने हाथों में ले लिए। और एक न्यायालय की स्थापना की गई थी इसी समय, जिस न्यायालय को कहा गया था क्रांतिकारी न्यायालय, रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। यानी एक और जो संस्था थी वो कौन सी हो गई, रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। यदि किसी भी व्यक्ति पर यह डाउट है कि वो क्रांति के विरुद्ध है, तो उसके लिए एक नियम पारित किया गया था, जिसको बोला गया था लॉ ऑफ सस्पेक्ट, यानी संदेह का नियम। किसी भी आदमी पर यदि संदेह है तो उसे पकड़ कर लाया जाए, और रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल यानी क्रांतिकारी न्यायालय में उसे उपस्थित किया जाए, और उसके साथ वो किया जाए जो होना चाहिए। और इस समय एक ही सजा थी, और वो सजा थी गिलोटिन करना, यानी मृत्युदंड। कुल मिला के संदेह मात्र पर किसी भी व्यक्ति को पकड़ के लाया जाता था, और उसे ये क्रांतिकारी न्यायालय में उपस्थित किया जाता था, और उसके बाद में उसे फांसी की सजा दी जाती थी। ये जो मृत्यु, या हम ये कह सकते हैं कि लोगों को गिलोटिन करने का सिलसिला जारी रहा,
कहा जाता है कि लगभग 15,000 लोगों को इस समय गिलोटिन कर दिया गया। जो भी व्यक्ति थे जो क्रांति का विरोध कर रहे थे या जिनके ऊपर केवल डाउट था क्रांति का विरोध करने का, उन सबको गिलोटिन किया गया, उन सबको मार दिया गया। यानी एक आतंक इस समय फ्रांस में स्थापित हो चुका था, इसलिए इसे आतंक का राज्य कहा गया, रेन ऑफ टेरर कहा गया। बाद में रोब्सपियर को पकड़ लिया गया, यानी इसके खिलाफ परिस्थितियां बन चुकी थी, रोब्सपियर को पकड़ा गया और 29 जुलाई 1794 को रोब्सपियर को मृत्युदंड दिया गया, गिलोटिन कर दिया गया। और इस घटना को थर्मिडोरियन कू कहा गया। यह इसलिए कहा गया था क्योंकि फ्रांस में एक क्रांतिकारी कैलेंडर जारी किया गया था, और ये जो क्रांतिकारी कैलेंडर था, इस क्रांतिकारी कैलेंडर में जुलाई के महीने को थर्मिडोर कहा गया था। इसलिए जुलाई के महीने में जो काम हुआ, जो घटना घटी, उसको थर्मिडोरियन कू कहा गया था। तो एक रेन ऑफ टेरर की हमने बात कर ली। तो तीसरा फेज में हमने रेन ऑफ टेरर की बात कर ली है। उसके बाद में है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल आर्मी। एक राष्ट्रीय सेना का गठन इस समय किया गया था। वो क्यों किया गया था, हमने अभी बात भी की है कि इतने सारे देशों का खतरा, आक्रमण का खतरा फ्रांस के ऊपर था, इसलिए एक राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया। राष्ट्रीय सेना के गठन का काम कार्नोट के द्वारा किया गया। फ्रांस में अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण, जिसे कॉन्स्क्रिप्शन कहा जाता है, लागू किया गया। 18 से 25 वर्ष के युवाओं को सेना का प्रशिक्षण लेना अनिवार्य किया गया, और इस प्रकार से कार्नोट के द्वारा लगभग 7,70,000 या हम ये कह सकते हैं लगभग 8 लाख की प्रशिक्षित सेना, एक ट्रेंड सेना जो थी, वो तैयार कर ली गई। तो एक काम इस समय ये हुआ था। अगला पॉइंट इसी में है, पॉलिसी टुवार्ड्स चर्च, यानी चर्च के प्रति नीति क्या अपनाई गई थी। इस समय चर्च को महत्व नहीं दिया गया, और नेशनल कन्वेंशन का जो समय था, इसमें चर्च को महत्व नहीं दिया गया। और खास तौर से जब आतंक का राज्य था, उस समय तो चर्च को बंद कर दिया गया। धार्मिक अधिकारियों को वेतन देना तक बंद कर दिया गया था, और चर्च को बंद कर दिया गया था। यह काम इस समय हुआ था। इसी में अगला पॉइंट अगर हम लोग बात करें, अदर रिफॉर्म्स, अन्य कौन कौन से सुधार इस समय हुए थे, तो अदर रिफॉर्म्स में एक तो शिक्षा के क्षेत्र में काम हुआ, एजुकेशन के सेक्टर में काम हुआ, और फ्रेंच लैंग्वेज जो थी, इस फ्रेंच लैंग्वेज को शिक्षा का आधार बनाया गया, शिक्षा का माध्यम बनाया गया। जो निग्रो दास व्यवस्था होती थी, दास प्रथा जो फ्रांस में थी, उसको समाप्त कर दिया गया। ज्येष्ठता के सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया। ज्येष्ठता के सिद्धांत से मतलब था कि जो पैतृक संपत्ति होगी उसमें बड़ा पुत्र ही उत्तराधिकारी होगा, जिसको हम लोग ज्येष्ठता का सिद्धांत कहते हैं, उस सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा एक कैलेंडर जारी किया गया, जिस कैलेंडर के अभी हम लोग बात भी कर रहे थे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर के स्थान पर अब एक नया कैलेंडर स्थापित किया गया था, बनाया गया था, जिसे हम लोग क्रांतिकारी कैलेंडर कह सकते हैं, रिवोल्यूशनरी कैलेंडर कह सकते हैं। इस कैलेंडर की कुछ विशेषताएं आपको याद रखनी चाहिए। विशेषता यह थी, इसमें भी 12 महीने थे, लेकिन ये 12 महीने संतों के नाम से नहीं थे, जैसे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर में था। ये 12 महीने ऋतुओं के नाम पर, मौसम के हिसाब से रखे गए थे। जैसे अभी हमने बात की थी, जुलाई को थर्मिडोर कहा गया, तापमान जो होता है वो बढ़ा हुआ होता है, इसलिए इसको थर्मिडोर कहा गया था। 12 महीनों में प्रत्येक मंथ में 30 दिन होंगे, और एक जो वीक होगा इसमें 10 दिन थे। यानी जैसे वीक में ग्रेगोरियन कैलेंडर में 7 दिन होते हैं, लेकिन इसमें 10 डेज हुआ करते थे। इस प्रकार से जो 30-30 दिन के जो महीने चलेंगे, उनमें लास्ट के जो दिन कुछ बच जाएंगे, वो त्योहारों के लिए और उनके लिए एडजस्ट किए गए थे। यानी कुल मिला के एक नया कैलेंडर जारी किया गया था, जिसे क्रांतिकारी कैलेंडर कहा गया था, जिसके महीनों का नाम ऋतुओं के हिसाब से था, ना कि संतों के हिसाब से था। 12 महीने थे, 30 दिन थे। नई बात यह थी कि वीक के जो दिन होते थे वो 10 दिन हुआ करते थे, 7 दिन नहीं हुआ करते थे। ये कुछ अदर रिफॉर्म्स इसमें हुए थे। तो कुल मिला के तीसरा चरण हमने पढ़ लिया है, ट्रायल अगेंस्ट द किंग एंड डेथ सेंटेंस, यानी राजा को जो मृत्युदंड दिया गया उसके खिलाफ केस चलाया गया।
रेन ऑफ टेरर, आतंक का राज्य, उसमें क्या क्या हुआ था उसकी हमने बात कर ली। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल आर्मी, एक राष्ट्रीय सेना का गठन किया गया था। पॉलिसी टुवार्ड्स चर्च, यानी चर्च के प्रति कैसी नीति अपनाई गई थी, कौन कौन से अन्य सुधार किए गए थे, और नया संविधान इसका लास्ट पॉइंट है। एक बार फिर से एक नया संविधान बनाया गया, क्योंकि पहले वाला संविधान जो था जिसमें एक सदनीय विधानसभा का गठन किया गया था वो पूरी तरह से विफल हो चुका था, और उसके विफल होने के बाद अब दिक्कत यह थी कि एक नया संविधान फ्रांस को चाहिए था। नया संविधान बनाया गया। पहले वाले संविधान की विशेषता यह थी कि उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्थापित की गई थी, यानी संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया था। अब राजा को तो गिलोटिन कर दिया गया था, अब राजा था ही नहीं तो राजतंत्र की कोई जरूरत नहीं थी, तो इसमें गणतंत्र की स्थापना की गई थी, यानी रिपब्लिकन जो सरकार थी उसकी स्थापना की गई थी, यानी फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित किया गया। द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई। यानी विधानमंडल में 2 सदन होंगे, और इस संविधान के द्वारा जो कार्यकारी अधिकार, जो एग्जीक्यूटिव पावर्स जो थे पहले वाले संविधान में राजा को दिए गए थे, इस संविधान में ये अधिकार दिए गए थे 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी जिसको बोला गया था डायरेक्टरी, यानी इसके सदस्य डायरेक्टर कहलाया करते थे, इसको डायरेक्टरी कहा गया। तो 5 सदस्यों की डायरेक्टरी को ये सारे के सारे अधिकार दिए गए थे। तो इस तरह से अब गणतंत्र की स्थापना हो गई, द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना हो गई, जो कार्यकारी अधिकार है वो 5 डायरेक्टरों को दिए गए और उसको डायरेक्टरी कहा जाता था। तो इस तरह से एक नया संविधान फिर से फ्रांस में बनाया गया। और लास्ट वाला जो चरण है जिसकी हम लोग बात करते हैं वो है द डायरेक्टरी, क्योंकि अब जो है फ्रांस में जो अधिकार दिए गए थे, कार्यकारी अधिकार दे दिए गए थे, वो 5 डायरेक्टर्स को दे दिए गए थे। इसलिए लास्ट वाला जो चरण चलेगा अपने वो चलेगा द डायरेक्टरी का। ये डायरेक्टर जो थे वो भ्रष्ट थे। हालांकि फ्रांस में जो गतिरोध चल रहा था वो अभी तक समाप्त नहीं हुआ था। फ्रांस के ऊपर बाहरी आक्रमण भी हो रहे थे और फ्रांस के अंदर भी विद्रोह चल रहे थे। इन विद्रोह को समाप्त करने का काम एक व्यक्ति कर रहा था, या विदेशों से लड़ने का काम भी वो व्यक्ति कर रहा था इस समय। वो आदमी था नेपोलियन, जिसका बाद में उदय होगा। ये जो डायरेक्टरी का शासनकाल था इसमें शुरुआत से ही विवाद होने लग गए थे, क्योंकि इसमें इस संविधान में, जिस संविधान की अभी हमने बात की है, इसमें एक कानून पारित किया गया था जिसे लॉ ऑफ 2/3 कहा गया था। लॉ ऑफ 2/3 का मतलब यह था कि अब ये जो विधानमंडल होगा, द्विसदनीय विधानसभा जो होगी आगे, इसमें 2/3 सदस्य नेशनल कन्वेंशन से लिए जाएंगे। यानी जो नेशनल कन्वेंशन जो हम लोग पढ़ रहे थे, इसी नेशनल कन्वेंशन के 2/3 सदस्य इस विधानसभा में शामिल होंगे। लोगों ने इसका विरोध किया, यानी कुल मिला के डायरेक्टरी का शासनकाल शुरू होते ही लॉ ऑफ 2/3 जो था उसका विरोध होना शुरू हो गया। ये 5 डायरेक्टर भ्रष्ट थे, ज्यादा योग्य नहीं थे। और इसी समय नेपोलियन फ्रांस के लिए काम कर रहा था सेना में रहकर। किसी प्रकार से नेपोलियन आगे बढ़ता है, फ्रांस की जनता में नेपोलियन का नाम आता है, और अब लोगों का हीरो नेपोलियन बन जाता है। नेपोलियन को भ्रष्ट और इस निकृष्ट डायरेक्टरी को हटाना, उखाड़ कर फेंकना कोई बड़ा काम नहीं था। एक डायरेक्टर था 1799 में जिसका नाम था सैयस। सैयस की सहायता लेकर नवंबर 1799 में नेपोलियन ने डायरेक्टरी के शासन का अंत कर दिया। इस घटना को फ्रांस की क्रांति में ब्रूमेयर कू कहा जाता है। क्योंकि फ्रांस के क्रांतिकारी कैलेंडर में नवंबर को ब्रूमेयर कहा गया था।
तो ब्रूमेयर को उसको कहा गया। तो इस प्रकार से नेपोलियन ने डायरेक्टरी को उखाड़ फेंका और एक नई प्रकार की सरकार की स्थापना की जिसे कंजुलेट गवर्नमेंट कहा गया, यानी सलाहकारों की सरकार स्थापित की गई, जिसमें 3 सलाहकार थे, जिनमें से पहला सलाहकार था खुद। तीनों या बाकी के जो 2 सलाहकार थे उनके ऊपर भी अपना आधिपत्य स्थापित किया और एक बार फिर से नेपोलियन निरंकुश राजा के रूप में स्थापित होगा। इसलिए नेपोलियन कहा करता था कि मैं क्रांति का पुत्र हूं और मैंने ही मेरी मां की हत्या कर दी। यानी कुल मिला के क्रांति हुई थी निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध, और नेपोलियन एक बार फिर से क्रांति के कारण उसका उत्थान हुआ और उसी ने क्रांति के उद्देश्य को खत्म कर दिया और एक बार फिर से फ्रांस में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना कर देता है। तो ये सारा घटनाक्रम इस तरह से चलता है, इन्हीं पॉइंट्स में आपको पढ़ना है। और एक चीज थोड़ा सा मैं छोड़ गया था, लेजिस्लेटिव असेंबली में एक छोटी सी चीज है, वो आपको समझनी चाहिए। लेजिस्लेटिव असेंबली में 2 प्रकार के सदस्य थे, एक थे राजतंत्रवादी और राजतंत्रवादी भी कौन से थे? संवैधानिक राजतंत्रवादी। और दूसरे थे गणतंत्रवादी। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्किस्ट और दूसरे प्रकार के थे गणतंत्रवादी यानी रिपब्लिकन। इसका समर्थक था लाफायते। और ये जो गणतंत्रवादी थे, जो रिपब्लिकन थे, ये भी 2 प्रकार के थे। एक उग्र विचारों के थे जिन्हें जैकोबिन कहा गया था, और एक उदार विचारों के थे जिन्हें जिरोंदिस्ट कहा गया था। तो फ्रांस की क्रांति में कई बार पूछ लेते हैं जैकोबिन क्या होते हैं, तो वे गणतंत्रवादी जो उग्र विचारों के थे, जैसे दातो, रोस्पियर, मारा, ये सारे के सारे जैकोबिन कहलाया करते थे। इन्हीं को वामपंथी और इन्हीं को दक्षिणापंथी यानी लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट भी कहा जाता था, क्योंकि ये संविधान सभा में दाईं ओर बैठते थे, राइट हैंड साइड बैठते थे, इसलिए इनको राइटिस्ट यानी दक्षिणपंथी कहा गया। और बाद में जो नेशनल असेंबली हुआ करती थी, लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करती थी, लेजिस्लेटिव असेंबली में बाईं ओर बैठते थे, इसलिए इनको लेफ्टिस्ट यानी वामपंथी कहा जाता था। दूसरे प्रकार के सदस्य थे जिरोंडिन्स या जिरोदिस्ट, और ये उदार विचारों के थे, जिनमें मादाम रोला, कंडोर से, बुंजो, ये लोग शामिल थे। बाकी बात अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।